सो हाय, तुम लोगों का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 8 नॉट मार्बल नॉट द गिल्टेड मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन आंसर, साथ में बुक वर्क भी कर लेंगे, जो जो बुक में क्वेश्चन है उसको। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है और आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख लो पहले क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट लिस्ट फॉर सेंचुरीज। ठीक है, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स अराउंड यू दैट विल सर्वाइव 400 to 500 ईयर्स इनटू द फ्यूचर। देख के पता चल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है। ऐसा चीज़ का नाम बताना है जो कम से कम 4 से 500 साल तक चल सकेगा, मतलब कि वो ख़त्म नहीं होगा, वो उतना तक रहेगा, एक जहाँ पे है वहीं पे उतना साल तक रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहला एग्जांपल दिया है माउंटेन। ठीक है, उसका हम लोग को लिखना है, तो देख लेते हैं। स्काई, स्काई कभी हटेगा थोड़ी, सॉइल रहेगा, मिट्टी। उसका फिर रिवर्स, डिजर्ट्स, हिल्स, एयर्स, स्टार्स, मून, सन, और भी तुम लोग लिख सकते हो, मार्स, नेपच्यून, यूरेनस, बहुत सारी चीज़ है। तो ये सब भी तुम लोग लिख सकते हो। उसके हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, आगे मेरा बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन में है थिंक ऑफ थिंग्स दैट विल पेरिस एंड और बी फॉरगेटन विद द पैसेज ऑफ टाइम। वहाँ पे था 400-500 साल तक जी चलने वाला, यहाँ पे कुछ साल में ख़त्म हो जाने वाली चीज़ को बताना हम लोगों को। तो एक फ्लावर्स दिया हुआ है, फ्लावर्स 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है अगर गर्मी में रहे तो। उसके बाद फिर है हाईवेज़। ठीक है, हाईवेज़ भी खराबी हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और बहुत सारा तो टूट भी जाता है। ट्रीज़, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट, क्लाउड्स, मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, आइसबर्ग्स, बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग को दो ही चीज़ को बात करना है, मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स। ठीक है, इस पूरे जो पोएम है, जो पूरा पोएट्री है ये, इसमें सिर्फ मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स का बात होगा सिर्फ। ठीक है, और वार का ही बात होगा। चलो देखते हैं आगे। अब ये सब तो तुम हटाओ, पहले यहाँ पे आ जाओ। तो ये हो गया पूरा पोएट्री। अब इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेक्सपियर सोनेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय टिकिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तुम लोग सोनेट मतलब समझते हो क्या होता है? देखो तुम लोग जब आए थे तो यहाँ पे भी तुम लोग को लिखा मेरा था सोनेट 55। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आखिर? तो वही चलो देखते हैं। सोनेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा पोएम, ठीक है, जिसमें तुमको सिर्फ 14 लाइन मिलेगा। देखो यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे है हो गया तुम्हारा सब मिला के, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 2 14। ठीक है, 14 लाइन हो गया। अब ऐसा क्यों रहता है सोनेट में 14 लाइन क्यों रहता है? तो सोनेट का मतलब ही वही होता है कि जिसमें 4-4 लाइन कंसिस्ट करेगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ और यहाँ पे 2 बचा। तो 4-4 लाइन का रहेगा। ठीक है, उसका फिर यहाँ पे 2 ठो कपलेट रहेगा। ठीक है, 2 ठो यहाँ पे है तो उसको कपलेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्विस्ट क्या रहता है कि ये जितना भी 4-4 लाइन का है अलग अलग, ठीक है, ये 4 लाइन अलग है, फिर ये अलग है। ठीक है, ये सब अलग लिखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग, लेकिन ये पूरे जो है ना, सबको मिला दोगे अगर तुम तो सबका मीनिंग एकदम मैचिंग लिखेगा, मतलब कि इसका इससे मिलता हुआ निकलेगा, इसका इससे मिलता हुआ निकलेगा, इसका इससे मिलता हुआ निकलेगा। समझ गए? तो यही होता है सोनेट। तो पहला क्वेश्चन है, द कपलेट इन दिस सोनेट reinforces द पोएट्स क्लेम दैट हिज फ्रेंड्स विल। ठीक है, हिज फ्रेंड विल। तो तुम लोग को एक बात पता होना चाहिए कि जो सोनेट जो लिखा था, पोएट जो था विलियम शेक्सपियर, वो अपने एक बिलव्ड के लिए लिखा था। बिलव्ड मतलब कि अपने साथ जो उसकी फ्रेंड थी उसके लिए लिखा था वो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, लिव थ्रू दिस पोएम। ठीक है, वो अपने जो बिलव्ड थे उसको ज़िंदगी भर के लिए, मतलब कि जनरेशन बाय जनरेशन उसको हमेशा याद रखने के लिए, मतलब कि जो पीपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग के दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो लिखा था ताकि जनरेशन बाय जनरेशन उसका पोएम ऐसा चलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हो गया। उसका फिर सेकंड है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेशन फॉर द वर्ड डोम फ्रॉम द फॉलोइंग। डोम मतलब होता है कि लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का आखिरी दिन। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, इमिनेंट। उसके बाद फिर है, द पोएट्स टोन इन द पोएम इज लविंग, लविंग ही होगा। फिर आगे है, द पोएम इज सेट इन, यहाँ पे हो जाएगा द पोएट्स स्टडी वेयर ही इज राइटिंग। तो ये तो कुछ हो गया एमसीक्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है ए, डिस्क्राइब हाउ द मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज ब्रेव द रेवेजेस ऑफ टाइम। यहाँ पे रेवेजेस का मतलब होता है खत्म, फिनिश, या फिर तुम कह सकते हो कि डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि जैसे टाइम बीतते जा रहा है, ठीक है, दिन ब दिन टाइम तो बीत रहा है, तुम्हारे हाथ में तो टाइम है नहीं, टाइम तो बीतते जा रहा है, तो उसमें टाइम बीतते के साथ साथ मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर लोग डिस्क्राइब करना है पोएम से रिलेटेड। तो यहाँ देखो आंसर इसका, टाइम इज पासिंग कंटिन्यूसली एंड इट विल नेवर स्टॉप, बट द मॉन्यूमेंट्स विच इज मेड अप ऑफ मार्बल्स और गोल्ड प्लेटेड विल नॉट सर्वाइव लॉन्गर। They remains uncared after once they build, and this leads to the destruction of monuments which with passing of time.
ऑल्सो द चेंज इन क्लाइमेट वुड अफेक्ट द मोनूमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि टाइम जो है हमारे हाथ में नहीं हुआ, हमेशा बीतते जा रहा है, ठीक है, आज टाइम जा रहा है, कल भी टाइम जाएगा। लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स विच इज मेड ऑफ मार्बल्स, मॉन्यूमेंट्स जो मार्बल से बना या फिर गोल्ड प्लेटेड बन से बना हुआ है, वो ज़्यादातर देर तक सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। धूप आएगा, बारिश आएगा, उसके बाद फिर उसको मतलब कि हम लोग ज़्यादा उसका केयर भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इस वजह से भी उसका कलर झड़ जाएगा, धीरे धीरे उसका मतलब कि डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा वो। अब यहाँ पे आगे है, दे रिमेन्स अनकेयर्ड आफ्टर वंस दे बिल्ड एंड दिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन। अनकेयर्ड मतलब कि इंसान बनाया, अब इंसान उसको बनाने के बाद उसको देख ही नहीं रहा है, तो वो अनकेयर्ड ही ना हो जाएगा। फिर केयर करना ही पड़ता है ना सब चीज़ का, नहीं करोगे तो वो खराब ही हो जाएगा। तो ये बात है, दे रिमेन अनकेयर्ड आफ्टर वंस दे बिल्ड एंड दिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स विथ पासिंग ऑफ टाइम। इस वजह से जो मॉन्यूमेंट होता है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रक्शन मतलब कि धीरे धीरे टूट जाना उसका। ऑल्सो द चेंज इन क्लाइमेट वुड अफेक्ट द मॉन्यूमेंट। जैसे जैसे अभी देख रहे हो कि धूप बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, कलर जो होता है झड़ने लगता है। वैसे ही बारिश होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसी वजह से भी जो है वो झड़ने लगता है या फिर टूट जाता है। इसलिए उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर बनाए हैं तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही टूट सकता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही बताना, वही बताना था इसमें क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, वैलिडेट द पोएट्स रेफरेंस टू टाइम एज बीइंग स्लटिश। यहाँ पे पोएट जो है वो एक चीज़ बोला है अपने पोएम में कि टाइम को स्लटिश से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, टाइम को एज अ बीइंग स्लटिश बता दिया है। तो ऐसा क्यों बोला है वो? तो टाइम को स्लटिश से बताने का मतलब होता है कि ह्यूमंस का अनक्लीन हैबिट, या फिर तुम कह सकते हो कि बकवास बिहेवियर, मतलब कि अच्छा बिहेवियर ना रखने का वजह, ठीक है। तो इसको हम लोग आंसर में देख लेते हैं पहले। यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा, हियर टाइम इज रेफर टू द अनक्लीन हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल एज दे वेयर बिल्डिंग सो मेनी थिंग्स लाइक buildings, monuments, and many more. But all the things were left uncared by the people, even they do not go to see the condition of monuments. By passing of time, humans were becoming very selfish to his job. ठीक है, इसका समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये टाइम इज रेफर टू द अनक्लीन हैबिट्स, ठीक है, ह्यूमंस का जो है अनक्लीन हैबिट्स और बिहेवियर, मतलब उसका खराब बिहेवियर और उसका अजीब सा हैबिट, ठीक है, पहले वो अच्छा रहता था, अब धीरे टाइम जैसे ही बीतते जा रहा है वैसे ही उसका हैबिट्स भी खराब होता जा रहा है। वही बता रहा है, ऑफ द पीपल एज दे वेयर बिल्डिंग, वो जो है बहुत सारा बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स बहुत सारा खड़ा तो कर रहा है, बना तो रहा है, लेकिन उसका केयर नहीं कर पा रहा है सही से। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि केयर नहीं कर रहा है, तो वो जो बिल्डिंग है और मॉन्यूमेंट मॉन्यूमेंट है वो धीरे धीरे खराब होते चला जा रहा है। साथ ही साथ उसको बनाने के बाद छोड़ देते हैं लोग, जाते भी नहीं, इवन नॉट गो टू सी द कंडीशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो इस वजह से अब तुम बनाओगे तो नहीं जाओगे, तो खराब ही ना हो जाएगा। तो इस यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ह्यूमंस कितने सेल्फिश होते जा रहे हैं अपने जॉब को लेके, ठीक है, वही बोल रहे हैं, बाय पासिंग ऑफ टाइम्स ह्यूमन विल बिकमिंग वेरी सेल्फिश टू हिज जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे ही ह्यूमन जो है वो बहुत ही सेल्फिश होते जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का वो लोग सही से केयर नहीं कर पा रहे हैं, बना तो रहे हैं लेकिन उसका केयर ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे वो बचेगा, टूट ही ना जाएगा लास्ट में। इसलिए यहाँ पे टाइम को स्लटिस कहा गया है, समझ गए ना, मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ह्यूमंस जो हैं अनक्लीन हैबिट्स अपनाते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़राब बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेबोरेट ऑन द रीज़न वाई वार्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज वास्ट टेफिल वास्ट टेफिल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वार को, जो वार है, वार जो होता है उसको इतना ख़राब क्यों बताया गया है, इतना नुकसानदेह क्यों बताया गया है, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे का। तो चलो आंसर देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे आंसर है, wars have been described as vast evil because the result of wars are always harmful and wasteful. During the war, so many monuments, buildings, houses were gets destroyed. But the poem, which is written by the poet for her beloved, will always remains alive. एक यहाँ पे करेक्शन कर देना, यहाँ पे हर जगह पे हिज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, आंसर देख लेते हैं पहले क्या मतलब हुआ इसका। तो यहाँ पे जो वार्स है उसको वास्ट टेफिल इसलिए बताया गया क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही रहता है, वो हमेशा हार्मफुल होता है, वेस्टफुल होता है, बहुत सा तबाही लाता है, वो अपने साथ कुछ अच्छा पीसफुल थिंग तो लाता नहीं है, हमेशा तो खराबी चीज़ लाता है, नुकसान ही होता है सबका, इसलिए वार को वास्ट टेफिल कहा गया है। और उसके बाद फिर है, ड्यूरिंग द वार सो मेनी मॉडर्न्स बिल्डिंग्स हाउसेस वेयर गेट्स डिस्ट्रॉयड, बहुत सारा घर, मूर्ति, बिल्डिंग सब बह जाता है, डूब जाता है, किस वजह से, वार के चलते। तो जब बिल्डिंग डह जा रहा है तो उसका ऐसे कौन सा अच्छा बात तो है नहीं, तो खराबी बात ना होगा, इसलिए वार को वास्ट टेफिल बताया गया है। इसका आगे है फिर, बट द पोएम विच इज़ रिटन बाय द पोएट फॉर हिज बीलव्ड विल ऑलवेज रिमेन अलाइव। अब यहाँ पे वार के बारे में यहाँ तक बताया कि कैसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये जो पोएम है
जो पोएट अपने बिलफ के लिए लिखा है वो हमेशा ही अलाइव रहेगा सबके मन में, ठीक है। सबके मन में हमेशा ये जिंदा रहेगा पोएम, और आगे जनरेशन बाई जनरेशन भी ये सब कुछ पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। तो यहाँ पे वार खत्म हो सकता है, वार से मतलब कि वार से बहुत सारी चीज़ खत्म हो सकता है, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, बट ये जो पोएम है जो रिटर्न है लिखा है, कौन लिखा है? विलियम शेक्सपियर। ये पोएम कभी ख़त्म नहीं हो सकता किसी के मन से, मतलब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ चुका है लोगों के, और आगे भी आते जाएगा। सब कोई पढ़ेंगे, आज तुम पढ़ो कल तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, ऐसे ही आगे चलते जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट सेज दैट neither force of nature nor wars can destroy his poetry. In fact, even godly powers of Mars are not going to have a devastating effect on his rhyme. What quality of the poet is revealed through these lines? ठीक है, पहले इसको समझ लेते कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे पोएट है जो बोल रहा है कि ना ही नेचर का फोर्स, ना फोर्स ऑफ नेचर, नाइदर फोर्स ऑफ नेचर, ना ही नेचर का फोर्स, ना ही वार, कोई उसके जो इस पोएम को जो लिखा है, इस पोएम को जो लिखा है विलियम शेक्सपियर, उसको ना ही कोई नेचर फोर्स और ना ही कोई वार डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। अब तुम बोलो कि बाढ़ आ जाएगा तो ये उड़ जाएगा, तो ऐसा थोड़ी, ये थोड़ी उड़ जाएगा, तो हमेशा ही रहेगा ना, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में है और उसका फिर लोगों के लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आ चुका है। ना ही नेचर फोर्स, नेचुरल फोर्स मतलब होता है कि जैसे कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तो ये सब, ठीक है। और वार मतलब तुम समझिए मार पिटाई, लड़ाई। तो ना ही वार ना ही नेचुरल फोर्स कोई भी जो पोएट है उसके पोइट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इनफैक्ट इवन गॉडली पावर्स ऑफ मार्स, मार्स मतलब कि गॉड ऑफ वार, ठीक है। तो गॉड ऑफ वार आर नॉट गोइंग टू हैव अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन हिज राइम, ठीक है। डिवास्टेटिंग मतलब होता है कि भयानक, खतरनाक, या फिर तुम कह सकते हो, कैन से दैट हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इनफैक्ट इवन गॉडली वार्स ऑफ मार्स आर नॉट गोइंग टू हैव अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन हिज राइम, मतलब कि गॉड ऑफ वार के को भी वो कह दिया है कि वो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं इस पोएम का, ठीक है। ये पोएम हमेशा ही रहेगा, सदा रहेगा, और सबको ही पढ़ने वाले हैं इसको। व्हाट क्वालिटी ऑफ द पोएट इज रिवील्ड थ्रू दिस लाइन। अब ये जो 2-3 लाइन बोला है, 2 लाइन जो पोएट, उससे क्या क्वालिटी पता चलता है पोएट का, ठीक है। तो चलो हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका। देखो आंसर है, this line reveals the confidence of the poet that he has the power to keep his beloved memory alive forever. Also, the words and the rhymes that is written by the poet will remain in the long-term memory of the people till further coming generation. अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं, चलो। अब यहाँ पे लिखा है कि पोएट के पास बहुत ही कॉन्फिडेंट है, मतलब कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ठीक है, अपने राइम से, अपने पोएम से, अपने वर्ड से, क्योंकि वो एक ऐसा है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। वो हमेशा तुम कह सकते हो हमेशा वो अलाइव रहेगा, फॉर एवर अलाइव। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि रिवील्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द पोएट दैट ही हैज़ द पावर टू कीप, उसके पास ये पावर है कि वो अपने बिलव्ड का मेमोरी हमेशा जिंदा रख सकता है। साथ ही साथ वर्ड एंड राइम्स दैट इज रिटन बाय द पोएट, ठीक है, विल रिमेन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे कि तुम कुछ याद करते हो तो एक ऐसा होता है कि तुम भूल गए, ठीक है, और एक ऐसा भी होता है जिसको तुम हमेशा याद रखते हो। तुम्हारे क्लास बीत के तब भी तुमको याद है, अच्छा तुम देखे तो अच्छा हाँ याद आया कि अच्छा हाँ इसको तो मैंने पढ़ा था, अच्छा ये चीज़ है, अच्छा वो चीज़ है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो तुमको हमेशा याद रहता है पढ़ा हुआ चीज़। तो वही बात है, वर्ड्स और राइम्स जो पोएट लिखा है वो लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है ऑफ द पीपल टिल फर्दर कमिंग जनरेशन, और आगे आने वाली जनरेशन के भी ऐसा ही होता है उनके साथ भी। अब इसको तुम पढ़ लोगे तो इसको तुमको याद नहीं रहेगा, इसको तुम आज पढ़े हो, अगर तुम कल फिर से देखोगे इसको तो तुमको हल्का हल्का याद आएगा, अच्छा हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा बिलव के लिए लिखा था, अच्छा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, अपना कॉन्फिडेंस का बात कर रहा है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने राइम को लेकर कि उसका राइम किसी भी वार या फिर किसी भी नेचुरल डिजास्टर से वो अपना उसका लिखा हुआ चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो हमेशा अलाइव रहेगा, उसके बिलव्ड का मेमोरी हमेशा ही जिंदा रहेगा, चाहे वो ये जनरेशन हो, चाहे वो आने वाला जनरेशन हो, कोई भी जनरेशन हो, वो हमेशा जिंदा रहेगा। ये एक रिटन फॉर्म के थ्रू, एक पोएट के थ्रू, पोएम के थ्रू, ठीक है, पोएट्री के थ्रू। अब यहाँ पे देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, शेक्सपियर सोनेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्वाड्रेंट्स ऑफ 4 लाइन्स इच फॉलोड बाय ए राइमिंग कपलेट। देखो मैं तुम्हें पहले ही बताया था ना कि 3 क्वाड्रेंट्स ऑफ 4 लाइन्स। देखो यहाँ पे है ना, देखो 4 4, उसका फिर ये एक यहाँ पे है, उसका फिर यहाँ पे 3, तो ये हो गया 4, उसका फिर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये जो 4 4 है ना, 4 4 लाइन का, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, और बचा कि यहाँ पे जो 2 है ना, इसको बोलते हैं कपलेट। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ सोनेट है वो डिवाइड है कितना में,
3 क्वाड्रेंट्स में जो 4 लाइन कंसिस्टिंग है, ईच फॉलोड बाय ए राइमिंग कपलेट, ठीक है। और वो जो तीनों जो क्वाड्रेंट्स है और एक कपलेट्स है, वो सब एक राइमिंग कपलेट के द्वारा फॉलो किया गया है, मतलब कि सबका मीनिंग मिलता जुलता है। इच क्वाड्रेंट इज अ यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है। सबका मीनिंग है रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, ठीक है। पोएम के स्ट्रक्चर के द्वारा हमको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे देख लो, राइमिंग स्कीम तो को निकालना आता ही होगा। क्वाड्रेंट 1, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 का हो गया। यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, 4 लाइन का पहला 4 लाइन, ठीक है। राइमिंग स्कीम पूछ रहा है कि पहला राइमिंग स्कीम क्या होगा। तो राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं तुमको नहीं पता है तो तुम जान लो, और पता तो बहुत अच्छी बात है। देखो, मॉन्यूमेंट्स, राइम, कॉन्टेंट्स और टाइम, ठीक है। यही देखो लास्ट का जो है ये 4 वर्ड, उसको देख लेना है, बस बात खत्म। अब इसमें देखो कि मिल क्या रहा है। जैसे मॉन्यूमेंट मिल रहा है किसे, कॉन्टेंट्स से, मॉन्यूमेंट्स कॉन्टेंट्स, और राइम टाइम। ऐसा देखो कि जो मिलने जुलने वाला वर्ड हो, ठीक है। जैसे मॉन्यूमेंट्स कॉन्टेंट्स से मिल रहा है, लेकिन मॉन्यूमेंट्स राइम से कैसे मिलेगा, मॉन्यूमेंट्स राइम। मॉन्यूमेंट्स कॉन्टेंट्स से मिल सकता है, राइम टाइम से मिल सकता है, राइम टाइम, राइम टाइम, लेकिन राइम कॉन्टेंट से थोड़ी मिल सकता है। तो वही बात है, अगर तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि मिलता जुलता वर्ड, तो ये हो गया तुम्हारा राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पे तुम कैसे पहचानोगे, इसको तुम मान लो ए, ठीक है, ये ए हो गया। इसको मान लो तुम बी, ये बी हो गया, ठीक है। राइमिंग स्कीम ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब तुम देखो कि ये जो सी है, ये मॉन्यूमेंट्स से मिल रहा है, मॉन्यूमेंट्स कॉन्टेंट्स, मॉन्यूमेंट कॉन्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वापस हम ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों मिल रहा है। वैसे ही राइम टाइम मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी, ए बी, राइम मॉन्यूमेंट्स कॉन्टेंट्स राइम टाइम, ठीक है। तो ए बी हो गया, समझ गए। ये दोनों मिल रहा है इसलिए ए लिख दिए, और यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है इसलिए बी भी लिख दिए, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स और राइम मिलता नहीं, इसलिए यहाँ पे ए और बी लिखे हैं। वैसे ही यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स और कॉन्टेंट्स मिल रहा है, तो यहाँ पे ए लिखे हैं। वैसे ही यहाँ पे राइम और कॉन्टेंट्स मिलता है, तो यहाँ पे बी भी लिखते, लेकिन यहाँ पे राइम और टाइम मिल रहा है इसलिए यहाँ पे बी और बी लिखे हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स कॉन्टेंट्स ए और राइम टाइम बी, समझ गए होगे तुम लोग। ऐसे ही आगे लिखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 4 लाइन देखना है, ठीक है। यहाँ पे 4 लाइन देखना है। यहाँ पे देखो, ओवरटर्न, मैसोनरी, उसका फिर है सैरबर्न, उसका फिर मेमोरी। अब देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ओवरटर्न और बर्न मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही मैसोनरी और मेमोरी मिल रहा है कि नहीं। तो मैं हिंट बता देता हूँ। देखो, लास्ट का तुम एक लेटर देख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है। अगर यहाँ पे एस और एस मैच कर रहा है और यहाँ पे ई और ई मैच कर रहा है, ऐसे भी तुम बता सकते हो कि ये राइमिंग स्कीम कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही देख लेते हैं। और एन यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, वाई यहाँ पे, मतलब कि वापस ये ए और बी बी हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ए और बी ना मान के क्या मान लेते हैं, सी डी, ठीक है। इसको हम लोग ए बी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सी डी मान लेते हैं। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन लोग अलग अलग क्वाड्रेंट है, यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, इसलिए मीनिंग इसका सेम है लेकिन अलग क्वाड्रेंट है ना, फिर भी इसलिए। समझ रहे हो तुम लोग। बस लास्ट के एक लेटर लिख लेना, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट लेटर लिख लेना, और समझने की तो बहुत आसान है ही। ओवरटर्न, बर्न, मैसोनरी, मेमोरी, समझ में आ गया, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे देखो, MET, यहाँ पे वाई लास्ट लेटर है, उसका फिर यहाँ पे क्या है, एम लास्ट लेटर है, फिर यहाँ पे वाई लास्ट लेटर है, इसका फिर यहाँ पे एम लास्ट लेटर है, ठीक है। तो वापस वही चीज़ हो गया, ए बी वाला खेल। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कहाँ तक कर चुके हैं, सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, EF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E, MET, उसका फिर रूम, ये हो जाएगा F। फिर उसका फिर MET से मैच कर रहा है पॉस्टेरिटी, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा E। उसका फिर यहाँ पे डूम रूम से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा F। समझ गए। ऐसे ही होता है राइमिंग स्कीम, ऐसे ही बनता है। चलो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, एराइज आइज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे लास्ट लेटर ई है और यहाँ पे क्या है, एस है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि सब में लास्ट लेटर ई और ई हो, चेंज भी हो सकता है, इसलिए तुम लोग वर्ड बोल के समझना सीख जाओ, ठीक है। जैसे एराइज आइज, यहाँ पे दिख रहे हैं कि मैच करता हुआ लिख रहा है कि एराइज आइज, एराइज आइज, एराइज आइज, लास्ट में स वर्ड निकल रहा है ना, एराइज आइज, एराइज आइज, एराइज आइज, स, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ तक हो गया, यहाँ पे ए हो जाएगा, लेकिन ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जी, क्योंकि यहाँ पे अलग क्वाड्रेंट और कपलेट है, ठीक है। तो तुम लोग समझ गए, आई होप। तो यहाँ पे वैसे ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला में हो जाएगा ए बी, दूसरा में हो जाएगा सी डी, तीसरा में हो जाएगा EF और चौथा में हो जाएगा जी। कैसा है, तुम समझ गए होगे। अब यहाँ पे कुछ फिल भी करना था, तो यहाँ पे देख लो, रेवेजेस ऑफ टाइम ऑन मॉन्यूमेंट्स कॉन्ट्रास्ट विथ, ठीक है। जो पोएट है वो ये सब चीज़ के बारे में बता रहा था कि जैसे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो टाइम बीतते बीतते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
तो किससे रिलेट कर रहा था? अपने ही से ना, अपने पोइट्री से, कि मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टाइम बीतने बीतने पर, लेकिन मेरा जो है पोएम वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा सबको। तो वही बात है, लिविंग रिकॉर्ड मेमोरी, ठीक है, वही कि सबको याद रहेगा हमेशा। इसी से कॉन्ट्रास्ट कर रहा था, तुम यहाँ पे देख भी लो। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, वेन वेस्टफुल वार सेल ओवर स्टैचूज ओवरटर्न एंड वाइल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसोनरी, नॉर मार्स हिज स्वार्ड नॉर वार्स क्विक फायर सेल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। यहाँ पे बोल रहा है कि जो वार होता है वो वेस्टफुल होता है बहुत ही, किसके लिए? स्टैचूज के लिए, क्योंकि वो तबाह कर देता है स्टैचूज को भी, ठीक है, लड़ते लड़ते। वैसे ही यहाँ पे दूसरा में बोल रहा है कि जो फाइटिंग होता है वो ख़त्म कर देता है किसका काम? मैसोनरी का काम। मैसोनरी का काम मतलब कि जो स्टैचूज बनाते हैं उनका काम जो होता है वो फाइटिंग ख़त्म कर देता है, फाइटिंग में ख़त्म हो जाता है। वैसे ही क्योंकि यहाँ पे जब स्टैचूज बचेगा ही नहीं, सब स्टैचूज ही ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों कौन बनवाएगा इसको, ठीक है। तो वैसे ही मैसोनरी का काम भी ख़त्म हो जाता है। वैसे ही नॉर मार्स, मार्स मतलब कि गॉड ऑफ वार, नॉट नॉर गॉड ऑफ वार हिज स्वार्ड नॉर वार्स क्विक फायर सेल्फ बर्न। ना ही गॉड ऑफ वार, ना ही क्विक फायर लिविंग रिकॉर्ड को तबाह कर सकते हैं। लिविंग रिकॉर्ड किसका? जो पोएट है उसके बिलफ्ट का। पोएट के बिलफ्ट का मेमोरी को ना ही कोई गॉड ऑफ वार तबाह कर सकता है अपने स्वार्ड से, स्वार्ड मतलब तलवार से, ना ही कोई क्विक फायर तबाह कर सकता है। क्विक फायर मतलब कि आग लग जाना, फटाक से आग लग जाना, जैसे जंगल में देखे हो ना आग लगना, जैसे ही थोड़ा सा आग लगता है पूरा जंगल तबाह हो जाता है। वैसे ही ना ही कोई गॉड ऑफ वार डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने तलवार से, ना ही कोई क्विक फायर तबाह कर सकता है। जो ये पोयम है उसको किसके नाम पे लिखा गया है? अपने बिलफ्ट के नाम पे विलियम शेक्सपियर लिखे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिविंग रिकॉर्ड मेमोरी। अब यहाँ पे देख लो दूसरा में क्या बोल रहा है, द रिकॉर्ड मेमोरी ऑफ डैश पोस्टेरिटी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड मेमोरी किसके नाम पे था? पोएट्स फ्रेंड्स के नाम पे, विल बी प्रेज टिल पोस्टेरिटी, जो हमेशा जीवित रहेगी, ठीक है, जिसके नाम पे ये पोएम जो लिखा गया है वो फर्दर जनरेशन बाई जनरेशन जिंदा रहेगा ना। वही बात है यहाँ पे, द रिकॉर्ड मेमोरी ऑफ पोएट्स फ्रेंड्स विल बी प्रेज टिल पोस्टेरिटी, वो फर्दर जनरेशन बाई जनरेशन चलते रहेगा, चलते रहेगा और चलते रहेगा। आज तुम पढ़ रहे हो, कल कोई और पढ़ेगा, कल कोई और पढ़ेगा, ऐसे ही होते जाएगा, बस यही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9A। द पोएट यूजेज एलिट्रेशन टू हाइटन द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द सोनेट वर्किंग इन पेयर्स, अंडरलाइन द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम। अगर तुम एलिट्रेशन मतलब नहीं जानते हो तो पहले तुमको एलिट्रेशन का मतलब हम समझा देते हैं। हिंदी में तुम लोग अनुप्रास अलंकार पढ़े होगे ना, मतलब एक ही वर्ण का बार बार रिपीट होना, जैसे कि अ वर्ण मान लो ले ली तो अवर्ण ही का रिपीट होना। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश में एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ साउंड, ठीक है। इसका हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं, उसमें से तुमको अच्छे से समझा पाएंगे हम, ठीक है। तो देख लो तो अब यहाँ पे देखो आंसर क्या है, व्हेन वेस्टफुल वार सेल स्टैचूज ओवरटर्न। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? डब्लू लेटर डब्लू लेटर डब्लू लेटर, फिर एस लेटर, फिर एस लेटर, ठीक है। तो जब भी तुमको मैंने बताया कि जब भी एक साउंड रिपीट होता है तो क्या होता है? एलिट्रेशन, ठीक है। तो इस पोएम का पहला एलिट्रेशन हो गया ये सेंटेंस, व्हेन वेस्टफुल वार सेल स्टैचूज ओवरटर्न, ठीक है। व्हेन वेस्टफुल वार, वह सबका वह वन का यूज हो रहा है बार बार, व्हेन वेस्टफुल वार, ठीक है। उसका फिर है सेल स्टैचूज, स वन का यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग समझ गए हो कि एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वेस्टफुल वार सेल स्टैचूज ओवरटर्न। उसका फिर सेकंड है नॉट मार्बल नॉट द गिल्टेड मॉन्यूमेंट्स। अब इसमें बताओ कि क्या होगा एलिट्रेशन, ठीक है। इसमें हो जाएगा एन एन, इस जो है इस लेटर का जो साउंड है वो वहाँ पर रिपीट हो रहा है, नॉट नॉर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एलिट्रेशन, नॉट मार्बल नॉट द गिल्टेड मॉन्यूमेंट्स। वैसे ही बट यू सेल साइन मोर ब्राइट इन दिस कॉन्टेंट्स। अब यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है बार बार? तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है एस लेटर, एस एस। बट यू सेल साइन स हो रहा है यहाँ पे, मोर ब्राइट इन दिस कॉन्टेंट्स। उसका फिर है इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी। अब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? ई लेटर, इवन आइज, इवन आइज, इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी। उसका फिर है दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डोम। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? वियर वर्ल्ड, वियर वर्ल्ड, डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है लेटर, ठीक है। दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डोम। तुम लोग समझ गए हो कि क्या होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ साउंड। जब भी तुमको कोई रिपीटेशन दिखे कोई भी लेटर का तो तुम समझ जाना, और वहाँ पे साउंड भी रिपीट होना चाहिए, वियर वर्ल्ड, वियर वर्ल्ड। वैसे ही सेल साइन, आइज इवन, इवन आइज, इवन आइज। वैसे ही वेन वेस्टफुल फार, वेस्टफुल वार, वेस्टफुल वार। वैसे ही सेल स्टैचूज का फिर नॉट 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 नॉट। ऐसे ही तुमको दिखेगा अगर तो तुम समझ जाना एलिट्रेशन है। और ये तुमको पता रखना जरूरी है, एग्जाम में आता है
पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ देता है ना उसमें 10-10 नंबर का, तो उसमें से लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सेंटेंस रख देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें बताओ तुम क्या होगा। तो तुमको बताना होगा कि एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, कि क्या है। तो तुम उसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 9A। अब बी पे बात करते हैं। क्वेश्चन है बी का, आइडेंटिफाई शेक्सपियर्स यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन पोएम। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? मानवीकरण अलंकार, जो तुम 9 में पढ़ के आए हो। और मैं जानता हूँ तुम लोग 9 में जो पढ़े होते हो वो भूल जाते हो, या पढ़े ही नहीं होते हो, या पढ़े भी होते हो तो तुमको याद रहता है या नहीं रहता है, पता नहीं। फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मानवीकरण अलंकार का ऐसा मतलब होता है कि जो चीज़ हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो है नहीं। जैसे कि लैपटॉप इज़ फ्लाइंग इन द एयर, और तुम कह सकते हो कि दिस बुक इज़ बाथिंग नाउ। तो ये ऑब्वियसली ह्यूमन जैसे एक्टिविटी के बारे में बोल रहा है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता, ठीक है। वैसे ही ये मैंने ऐसे ही बता दिया, जैसे उसका एग्जांपल नहीं है ये मैंने तुम्हें ऐसे ही बस समझाने के लिए बताया है। उसका एग्जांपल अलग होगा, उसका एग्जांपल मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। इसे तुम उससे रिलेटेड मत कर लेना पर्सोनिफिकेशन से। ये मैंने तुम्हें ऐसे ही बस समझाने के लिए बताया है, उसका एग्जांपल ये नहीं हो सकता। तो चलो इसका आंसर देख लेते, तो तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर है पहला, वेन वेस्टफुल वार स्टैचूस, ठीक है। फिर दूसरा है एंड रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसोनरी। उसका तीसरा है योर प्रेस सेल स्टिल फाइंड रूम। अब यहाँ पे समझो कैसे हुआ पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे हम लास्ट देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट सेंटेंस। योर प्रेस, यहाँ पे योर प्रेस किसके लिए बोल रहा है पोएट? अपने बीलफ्ड के लिए, अपने फ्रेंड के लिए। उसके फ्रेंड का प्रेस सेल स्टिल फाइंड रूम, वो हमेशा ही लोगों के दिल में अपना रूम मतलब कि कमरा खोजते रहेगा, ठीक है। मतलब कि कमरा बनाते रहेगा। तो कमरा बनाना, कमरा खोजना, उसका फिर अपना मतलब कि अपने बारे में प्रशंसा करवाना, मतलब कि यहाँ तुम सिंपल कह सकते हो मानवीयकरण अलंकार हो रहा है। कैसे 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 देखते हैं। यहाँ पे देखो योर प्रेस सेल तो ठीक था, तुम्हारा प्रेस, तुम्हारा प्रशंसा, ठीक है। सेल स्टिल फाइंड रूम, जैसे ही स्टिल फाइंड रूम का मतलब आ गया, मतलब कि ये वर्ड आ गया स्टिल फाइंड रूम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोगों के दिल में जगह बना लेना। अब लोगों के दिल में जगह कैसे बनेगा भाई? तो ये क्या हो रहा है? ये मानवीकरण अलंकार हो रहा है कि तुम्हारा जो प्रशंसा है वो लोगों के दिल में जगह बना लेगा। तो यहाँ पे ये मनुष्य जैसा बात कर रहा है, क्योंकि प्रशंसा कैसे बना सकता है? कुछ भी ये सब बनाने तोड़ने का काम तो मनुष्य ही ना कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ, मानवीकरण अलंकार। तुम समझ गए होगे, बात खत्म, बस इतना ही था इसमें। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे, इलेबोरेट ऑन द रीज़न वाई वार्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज वास्टेफिल। ठीक है, वार्स को क्यों वास्टेफिल जैसे डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कि क्यों उसको खतरनाक और हार्मफुल क्यों उसको ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको यहाँ पर तुमको बताना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा आ सकता है कितना नंबर पे आएगा? 2 से 3 नंबर पे तुमको देखने मिल सकता है, ठीक है। जनरली 2 नंबर पे ही दिखेगा, लेकिन कभी कभी 3 नंबर पे भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन ये, वैलिडेट द पोएट रेफरेंस टू द टाइम एज बिंग स्लटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुमको हर एक एग्जाम में देखने मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में भी बात किया गया है। वैसे ही यहाँ पे जो पूरा जो पोएट्री है उसका तुम रैनी स्कीम देख लेना, ये पूरा, ठीक है। ये पूछ सकता है कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 दे के उसके बारे में पूछ देगा कि ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे दिया तुमको पूरा एग्जाम में। उसका भी क्वेश्चन कर दिया कि इसका मतलब क्या हुआ, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डन मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि जो प्रिंस के लिए जो प्रिंस के लिए जो मॉन्यूमेंट बनाया जाता है मार्बल से या फिर गोल्ड प्लेटेड से, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। किससे रिलेट किया गया है? पोएट्री से, ठीक है। इस पोएम से रिलेट करके बोला गया है कि जो प्रिंस के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाया गया है मार्बल से या फिर गोल्ड प्लेटेड से, वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता, लेकिन ये पोएट जो पोइट्री लिखा है वो हमेशा ही रहेगा, लोगों के मन में जिंदा रहेगा, ठीक है। फिर पूछ देगा कि ये दोनों के बीच राइमिंग स्कीम बताओ कि क्या होगा। तो यहाँ पे ए भी तुम लिखोगे, ठीक है। तो वही बात हुआ कि कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि ये दोनों का मतलब तुम्हें मैंने बता ही दिया। फिर क्या पता ये और इसका पूछ दे, फिर या फिर इसका पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। इसके बीच से कोई क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि जो प्रिंसेस के लिए नाम पे, कि प्रिंसेस के याद पे जो मॉन्यूमेंट्स बनाया जाता है मार्बल या फिर गोल्ड प्लेटेड, वो क्यों ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है? क्योंकि वो अनकेयर्ड छोड़ दिया जाता है बना के, इसलिए नहीं टिक सकता। समझ गए हो तुम लोग? इसलिए तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब तुमको प्रिपेयर करने के लिए तुमको इसका जो है क्वाड्रेंट्स, उसका तुमको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। चार चार लाइन का 3-3 क्वाड्रेंट है यहाँ पे, तुमको इसका मतलब पता होना चाहिए। फिर लास्ट में कपलेट। अगर तुम इसका वीडियो चाहिए तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है सारा, ठीक है, इसका समरी।
तो अगर तुम्हें नीडेड है ज़्यादा तो तुम कमेंट कर देना, मैं डाल दूँगा उसके वीडियो भी, ठीक है। खैर यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें बता दिया है। तुम इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारा इस चैप्टर से आराम से क्वेश्चन उठ जाएगा। हाँ, यहाँ पे इस चैप्टर थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव था, यहाँ पे समझना ज़्यादा था, ठीक है। तो समझ गए होगे तुम लोग, नहीं समझोगे तो तुम लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो डाल दूँगा उसका भी। हाँ, और तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कब वीडियो आ रहा है, क्या आ रहा है। तो हाँ, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। हाँ ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था इंपॉर्टेंट। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।